Hello guys, welcome to Garuda Academy. Fly like an eagle into IT industry. Today's topic is एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड क्या रहता है, उसकी कंडीशंस क्या रहती है, अगर बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या हो सकता है, क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं एम्प्लॉय की तरफ से, और एज ए एम्प्लॉय हम क्या एक्शन ले सकते हैं कंपनी के ऊपर। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। तो आज देखेंगे एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड क्या रहता है, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स रहती है, ये सब आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो बेसिकली जब जब भी आप एज अ प्रेशर कहीं पे ज्वाइन करते हो तो आपसे एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि आप जब ज्वाइन करोगे उसके बाद आप एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही आप कंपनी छोड़ सकते हो। 1 साल होगा, 2 साल होगा, उसके बाद ही कंपनी छोड़ सकते हो। अगर उससे पहले आप छोड़ोगे तो आपको जो भी अमाउंट बॉन्ड अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। तो ऐसा बॉन्ड बनाया जाता है और प्रेशर से, ज़्यादातर प्रेशर से ही ये बॉन्ड साइन करवाया जाता है। क्योंकि प्रेशर रहता है तो उसको ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स साइन करवा लिए जाते हैं। तो देखेंगे हम कि उस एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में क्या क्या डिटेल्स रहती है। तो चलो देखते हैं। तो अभी एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है, ये मेरा खुद का बॉन्ड है। जब मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था एक जगह पे पुणे में, तो तब उस टाइम पे मुझसे ये बॉन्ड उन्होंने साइन करवा लिया था। और उसके बाद मैंने ये बॉन्ड ब्रेक भी किया था विदाउट पेइंग नथिंग। मैंने कुछ पे भी नहीं किया था उनको, और मेरे साथ कुछ इशू भी नहीं हुए थे। और क्यों नहीं होते ये मैं आगे जाके बताऊंगा। तो बेसिकली एक बॉन्ड है, तो उसमें क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट मेड एट पुणे महाराष्ट्र दिस द 10/10/2022। तो मैंने 10 अक्टूबर 2020 में एक जगह पे ज्वाइन की थी। बिटवीन कंपनी का नाम है, मैंने यहाँ से हटा दिया है उसको, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1958 एट पुणे एंड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट, उनका एड्रेस था, मैंने वो भी हटा दिया है, ABC औंध पुणे। तो ये औंध पुणे में कंपनी लोकेटेड है। हियर इन आफ्टर कॉल्ड द कंपनी विच term shall unless repugnant to the context or meaning thereof to be deemed to mean and include its successors and assignees। तो आज से ये जो मेंशन किया हुआ है वो कंपनी एज अ कंपनी टर्म का देंगे हम उसको। ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड मिस्टर एम्प्लॉय का नेम आएगा, सन ऑफ फादर्स नेम आएगा, एज आएगा, जो भी आपका एज होगा वो, डेट ऑफ बर्थ एंड एज, रेसिडेंट ऑफ आपका सन ऑफ आपके फादर का नेम, उसके बाद अपना आपका जो भी एड्रेस होगा वो पुणे, और कहीं से भी वो महाराष्ट्र से, अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ इसलिए महाराष्ट्र आया था। तो महाराष्ट्र पिन कोड, हियर एंड आफ्टर कॉल द एम्प्लॉय। तो आपका जो नाम होगा तो उसको इस बॉन्ड के अंडर एम्प्लॉय कहा जाएगा, और ऊपर जो कंपनी का नाम दिया है जो भी होगा नेम, उसको एज अ कंपनी माना जाएगा। ओके। तो वेर एज अभी इसमें जो कंडीशंस रहती है, द कंपनी हैज़ बीन इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड एज 100% EOU विथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एट पुणे। तो इसमें क्या है, जो कंपनी का जो बिजनेस है एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। तो उनको वो जो भी करती है उसमें ये मेंशन किया हुआ है, एक कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का एक्सपोर्टिंग करने का काम करती है। द कंपनी हैज़ a unique product which finds specific clients abroad. The product is placed in a niche slot which is the result of long and valued experience of the company। तो कंपनी का जो भी मेन फोकस है और जो भी मेन प्रोडक्ट है वो एब्रॉड के जो क्लाइंट है, फॉरेन क्लाइंट्स है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है और उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द एम्प्लॉय इज ए क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर एंड इज कीन टू डेवलप हिज हर स्किल सेट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी फॉर enabling himself herself for brighter prospects in future resulting in fast track gainful
एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है, जो एम्प्लॉय ऊपर जो भी मेरा नाम होगा वो एम्प्लॉय इस एज अ क्वालिटी एश्योरेंस उसको लिया गया है, और जो भी उसके किल सेट है वो कंपनी के प्रोडक्ट के टेस्टिंग के लिए यूज़ करेगा, ऐसा इसने मेंशन किया है। The company's desires of employing engineers in its regular course of recruitment, and employee has offered his intention to join the company. तो कैसा है, कंपनी एम्प्लॉयज़ को इंजीनियरिंग वाली जॉब प्रोवाइड करती है, और एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे इस इंटेंशन के साथ ये ऑफर किया है। In view of above, it is felt that the employee shall serve the company for minimum period stipulated herein below to maintain continuity for successful operation of company's business। तो वो क्या क्या है, जो भी इस बॉन्ड में जितना भी पीरियड दिया है वो उतने पीरियड के लिए जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करने वाला है वो सक्सेसफुली रहेगा, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए कंपनी का जो भी बिजनेस होगा। तो अभी एज कॉल्ड इंश्योरेंस लिया है, तो क्यूए का जो भी रोल होगा वो दो जो भी इसमें मेंशन किया हो उतने समय के लिए वो कंटिन्यू करेगा जॉब। द सेम हैज़ बीन एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉय, एंड द एम्प्लॉय हैज़ एक्नॉलेज द नीड टू बी bound by the terms and conditions for getting this employment, and hereby agrees and undertakes as follows। तो जो भी कंडीशन से जो भी बातें हैं ये पहले ही एम्प्लॉय को बताई बताई गई है, और एम्प्लॉय ने उसको एक्नॉलेज भी किया है, और ये बॉन्डिंग क्यों जरूरी है ये भी उसको समझाया गया है, एक्सप्लेन किया है, और वो जो बातें हैं जो बताई गई है वो एज पर फॉलो है। तो चलो देखते क्या है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हीज हर सर्विस द एम्प्लॉय शॉल फेथफुली कंडक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ इन कैरिंग आउट द जॉब्स असाइंड टू हिम एज द केस में बी। तो ड्यूरिंग पीरियड में जो भी पीरियड होगा बॉन्ड का उसके अंडर एम्प्लॉय जो होगा उसको जो भी काम असाइन किया होगा वो काम करेगा वो। द एम्प्लॉय शैल डिवोट हिज होल time and effort in India, abroad, and shall observe and comply with instructions, guidance, directions given to him during the course of his employment to ensure compliance of purposes for which she has been employed, and shall not absent himself herself from duty at any time without prior written sanction of the company and organization while in India or abroad। तो जो भी एम्प्लॉय होगा जो भी ज्वाइन कर रहा है ये बॉन्ड साइन करके वो उसका पूरा टाइम और उसका एफर्ट्स है वो इंडिया में या अब्रॉड में जो भी उसको काम दिया है और जो भी कंपनी के इंस्ट्रक्शन आएंगे टाइम टू टाइम उसको फॉलो करेगा, और जो भी काम असाइन किया है वो काम करेगा, और जो भी कंप्लाइंसेस होंगे वो पूरे करेगा। थर्ड है, the employee shall serve the company for minimum period of 24 months from the date of his her joining the company or his her executing this service agreement, which may be extended for a further period of 24 months with mutual consent। तो ऊपर वाले कंडीशन में रह गया कि वो कंपनी के विदाउट प्रायर नोटिस या के बिना absent नहीं रहेगा। और ये थर्ड वाला टर्म है, इसमें क्या बोला है कि मिनिमम 24 मंथ्स, मतलब 2 साल के लिए वो ज्वाइनिंग के बाद के 2 साल के लिए वो एग्रीमेंट से बाउंड रहेगा, 2 साल के लिए वो काम करेगा, और जो भी उसका बॉन्ड एक्सटेंड करना होगा तो म्यूचुअल कंसेंट, मतलब वो करना चाहेगा आगे भी बॉन्ड करके वहीं पे काम करना चाहेगा तो वो म्यूचुअल कंसेंट पे काम कर सकता है। दोनों जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में डिस्कशन होगा, दोनों भी मान जाते हैं तो दोनों के बीच में फिर से नया बॉन्ड होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रीवियस बॉन्ड ऑफ 24 मंथ्स। Fourth condition है, the employee agrees to transfer of his her services after completion of an assignment in India abroad and resumption of duties to any other establishment, organization, concern company, body, corporate, firm, association or individual, whether an ally or associate of the company or carrying on trade, business or activities similar to those of the company in the event and from the date of any such transfer of the employee he she shall be deemed to have accepted the employment under such other establishment, organization, concerns, company, body, corporate, firm, association or individual।
तो एम्प्लॉय ने एग्री किया है कि उसका जो भी ट्रांसफ़र है उसका सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट, तो ये जो भी बॉन्ड है उसके कंप्लीशन होने के बाद ही वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है, या कॉरपोरेट बॉडी में जा सकता है, कंपनी में जा सकता है, किसी फर्म में एसोसिएट हो सकता है, या इंडिविजुअली कुछ भी कर सकता है ये बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद। फिफ्थ है, द एम्प्लॉय अंडरटेक्स द फोर्थविथ पे ऑन डिमांड टू कंपनी विदाउट एनी डिस्प्यूट और डिम्यूज द फॉलोइंग। तो एम्प्लॉय ने अगर फेल हो गया, एम्प्लॉय के उसको जाना चाहता है तो उसको पे करना पड़ेगा। तो उसके क्या कंडीशन है ये हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट वाला है लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ अरेस्ट 2 लाख रुपीज ओनली फॉर abstaining at the project site for more than 7 working days at a stretch without prior written permission of the manager reporting authority। तो इसमें क्या बोला है कि अगर एम्प्लॉय प्रोजेक्ट लोकेशन से अगर प्रोजेक्ट ऑन साइट काम करता है तो ऑन साइट 7 डेज से ज़्यादा अगर वो छुट्टी पे रहता है विदाउट टेकिंग प्रायर नोटिस फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर एब्सेंट रहता है तो उसको 2 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसने एब्सकॉन्ड किया ऐसा कंसिडर किया जाएगा। दूसरा है लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर अरेस्ट 2 लाख रुपीज़ ओनली फॉर लिविंग द प्रोजेक्ट बिफोर द कंप्लीशन विदाउट प्रायर रिटर्न परमिशन ऑफ द क्लाइंट रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या हुआ है कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले अगर एम्प्लॉय उसको छोड़ रहा है विदाउट परमिशन ऑफ द क्लाइंट का परमिशन है, या रिपोर्टिंग मैनेजर जो भी होगा उनके परमिशन अथॉरिटी के बिना अगर वो छोड़ना चाहता है और छोड़ के जाना चाहता है तो उसको 2 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा कंपनी को। सिक्स टर्म क्या है, इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द सर्विसेज ऑफ द कंपनी फॉर एनी रीजन whatsoever without serving for 24 months from the date of his her joining the company 10/10/22 before the expiry of the contract period stipulated herein above, the employee undertakes to forthwith pay on demand to the company without any dispute or demur the following। अगर एम्प्लॉय अगर 24 मंथ से उसकी जो भी ज्वाइनिंग डेट है उसके पहले अगर वो छोड़ रहा है, छोड़ना चाहता है तो उसको वो जो भी होगा पेनल्टी, जो भी बॉन्ड वैल्यू होगा वो पे करेगा विदाउट डिस्प्यूट्स। तो वो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है वो देखते हैं। ऑल एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय द कंपनी ऑन द एम्प्लॉय टूवर्ड्स ट्रैवलिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड अदर एक्सपेंसेस टूवर्ड्स इज फॉरेन टूर अप टू मैक्सिमम अरेस्ट 2 लाख रुपीज़। तो क्या बोला है उसमें कंडीशन दिया है कि इस पीरियड में जितने भी समय तक के लिए वो था उसमें उसके ऊपर जो भी खर्चा किया है, ट्रैवलिंग के लिए उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया होगा, बोर्डिंग के लिए जो भी पैसा लगा होगा, लॉजिंग के लिए होगा अगर फॉरेन टूर्स पे वगैरह जा गया होगा, और अदर जो भी एक्सपेंसेस किए किए होंगे उसके ऊपर वो अप टू 2 लाख रुपीज़ तक जो भी होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ 2 लाख to partially cover the disadvantages that company shall be put in by way of providing training to the employee, loss of time of other members of the team, disruption in operations, cost of opportunities etc। तो दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या बताया कि उसके ऊपर जो भी ट्रेनिंग का खर्चा किया होगा उसके वजह से जो भी कंपनी के अदर मेंबर्स के टीम मेंबर्स का जो भी टाइम वेस्ट हुआ होगा, जो भी डिसरप्शंस हुआ होगा, उसके उसके लिए उसका कॉस्ट एज अ 2 लाख रुपीज़ वो कंपनी को पे करना पड़ेगा अगर वो छोड़ के जाता है 2 साल के पहले। और अभी मैं बताता हूँ कि जो पहले कंप्लीट होने देते हैं उसके बाद बताता हूँ मैं। सेवेंथ है, इन द इवेंट ऑफ द एम्प्लॉय फेलिंग टू पे बैक द अमाउंट्स रेफर टू in as above, the company shall be entitled to receive the same from any of the monetary claims that the employee may have against the company, in addition to the rights to have recourse to legal proceedings both civil and criminal against the employee entirely at his risk and cost and consequences arising therefrom। तो इसमें क्या बोला है कि अगर एम्प्लॉय बॉन्ड को ब्रेक करता है और जो भी वो पेएबल है
तो जो भी एज पर बॉन्ड अभी 2 लाख का है ना, तो 2 लाख मेंशन किया। अगर 2 लाख एम्प्लॉय पे नहीं करता है तो कंपनी को राइट रहेगा कि कंपनी उस एम्प्लॉय पे एक्शन ले सकती है, उसके ऊपर कोर्ट में केस दाखिल कर सकती है। सिविल नेचर का होगा या क्रिमिनल नेचर का, दोनों नेचर का वो तो उसमें रहता है कि रिकवरी ऑफ मनी का वगैरह सूट रहता है। तो वो वाले सूट वो फाइल कर सकती है और एम्प्लॉय से 2 लाख रुपीस और बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो ले सकती है। 8 है, द एम्प्लॉय शाल नॉट for a further period of 12 months after she ceases to be an employee of the company directly or indirectly engage in any kind of association or employment with other employer of concern or associate with any other concerned person, firm or body corporate where the employee has been deputed by the company unless the company releases in writing the employee from these obligations. तो इसमें क्या बताए कि आफ्टर 12 मंथ्स के बाद अगर वो एम्प्लॉय जो है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा नहीं सकता है बिफोर टेकिंग अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से अगर प्रायर परमिशन मिलती है, अगर वो कंपनी रिलीज़ होने के लिए रेडी होती है, तभी वो एम्प्लॉय किसी और कंपनी में जा सकता है। और इस केसेस में क्या करती है कंपनियां, आपको जो भी आपका रिलीजिंग लेटर होगा, एक्सपेंस लेटर होगा, वो देती नहीं है। और अगर आप आईटी में अगर आप कहीं और ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रहता है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कंपनी आप जो भी आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयर होगा वो आपसे रिलीविंग लेटर मांगता है, एक्सपेंस लेटर मांगता है, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग मैनेजर से जो भी आपकी डिटेल्स है, जो भी आपका रोल है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, थ्रू ईमेल किया जाता है और कॉल करके किया जाता है। तो इन सब में आपको दिक्कतें आती है अगर आप एब्सकॉन्ड करके चले जाते हो तो बेटर रहेगा कि आप एब्सकॉन्ड मत करो। जो भी एम्प्लॉयर होगा उसके साथ डिस्कस करो और नेगोशिएशन करके आप रिलीज होके आप नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करो। दिस एग्रीमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ एट पुणे महाराष्ट्र। तो इसका जो भी मैटर चलेगा, जो भी कोर्ट केस चलेगा वो पुणे में चलेगा। पुणे का जो भी कोर्ट रहेगा उसमें चलेगा। और ए वाले केसेस जो है वो लेबर कोर्ट में या कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चलते हैं। तो 10 नंबर वाला कंडीशन है, एनी चेंज इन अबव एड्रेस ऑफ एनी ऑफ कंसर्न पार्टी शैल बी इंटीमेटेड टू द अदर पार्टीज बाय द पार्टी हुज एड्रेस हैज चेंज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days of such change. If no such change has been intimated or received, the address mentioned shall be deemed to be the addresses of the concerned parties. तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर जो भी दोनों पार्टीज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय है, अगर उनका एड्रेस चेंज होता है तो वो 7 days के अंदर वो बताएगा दूसरे जो भी दूसरी पार्टी हो कि अगर एम्प्लॉय का चेंज होता है तो वो एम्प्लॉय को बताएगा, एम्प्लॉयर का चेंज होता है तो एम्प्लॉय को बताएगा, और जो भी अपना जो भी बॉन्ड है उसमें वो चेंजेस किए जाएंगे। Notwithstanding anything contained herein above, the company shall have a right to terminate the training and/or services of the employee on the ground of misconduct or breach of terms and conditions of this agreement or violation of any rules and regulations or standing orders of the company by giving 1 month's notice or in lieu thereof salary equivalent to 1 month in witness whereof the parties here to have put their signature this day, month and year फर्स्ट हियरिंग above mentioned। तो इसमें क्या बोला है कि कंपनी को अथॉरिटी रहेगी कि वो एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकती है बाय गिविंग अ 1 month's नोटिस पीरियड। 1 month का नोटिस पीरियड देके वो टर्मिनेट कर सकते हैं अगर उसने कुछ रूल्स ब्रेक किया तो। और वो उसको इमीडिएट रिलीज भी कर सकती है। जो भी 1 month का जो भी सैलरी होगी वो सैलरी लेके उसको इमीडिएटली भी रिलीज कर सकती हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर करना है, साइंड एंड डिलीवर्ड एथोराइज्ड सिग्नेटरी, और यहाँ पे साइंड एंड डिलीवर्ड आपका एम्प्लॉय का साइन आएगा इधर। और इन द प्रेजेंस ऑफ तो दोनों साइड में जो भी विटनेसेस होंगे, ये बॉन्ड जो हुआ है दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, तो इसके लिए जो भी विटनेस है एम्प्लॉय की साइड से, जो भी एम्प्लॉय के फ्रेंड्स होंगे उनकी साइन आएगी, और उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे उनकी साइन आएगी। और एम्प्लॉयर के साइड में जो भी
पर्सन्स होंगे, उनकी साइंस आएगी। मैनेजर होगा, कोई सीईओ होगा, डायरेक्टर होगा, लीगल टीम का कोई बंदा होगा तो उनकी साइंस होगी, एचआर होगी, एचआर हेड होगा, उनके साइंस आएंगे। तो अभी चलो तो देखते हैं हम ये वाला पॉइंट। अभी ये 2 लाख रुपीज़ देना होगा। तो इसमें मेंशन किया है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दिया हुआ होगा, और ट्रेनिंग पे अगर खर्चा हुआ हुआ होगा, हाँ, स्पेशल ट्रेनर हायर किया होगा, या कोई पेड कोर्स से अगर उसको ट्रेनिंग दिया होगा, तो उन केसेस में एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है। इट इज़ अ मैंडेटरी एज पर लॉ। पर अगर जो भी बंदा एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, उसके ऊपर ट्रेनिंग के लिए उसके ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है, कोई भी ट्रेनर अपॉइंटमेंट नहीं किया था, कोई भी पेड कोर्स उसको दिया गया नहीं होगा, तो उन केस में एम्प्लॉय लायबल नहीं रहता है कि वो इस बॉन्ड का जो भी अमाउंट होगा वो एम्प्लॉयर को पे करे। तो क्या रहता है, अगर एम्प्लॉय के ऊपर कोई खर्चा, ट्रेनिंग के लिए कोई खर्चा नहीं किया होगा, या स्पेशल ट्रेनर अपॉइंटमेंट करके, या कोई भी पेड कोर्स उसको दिया नहीं गया होगा, तो एम्प्लॉय को उसको पे करना नहीं पड़ता है। पर डर के वजह से एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो कंपनी को पे करते हैं। पर इस इन केस में पे करना नहीं पड़ता है। अगर कोई एम्प्लॉयर ज़बरदस्ती करता है तो हम एम्प्लॉयर के ऊपर सिविल क्रिमिनल केसेस फाइल कर सकते हैं, फ्रॉड का केस फाइल कर सकते हैं। तो डरना मत। एज पर लॉ दिस बॉन्ड इज़ इलीगल, क्योंकि जो बॉन्ड है, एम्प्लॉय बॉन्ड है, ये वैसे कहने के लिए इलीगल है, पर कंपनी का भी पैसा खर्च होता है एम्प्लॉय के ऊपर, इसीलिए जो भी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया है उतना ही पैसा वो कंपनी ले सकती है, पर जो भी बॉन्ड के अमाउंट है पूरी वैल्यू वो नहीं ले सकती है एज पर लॉ। तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, तो डरना मत। और जो भी बोला है इसमें कि दिस एग्रीमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ एट पुणे। तो ये पुणे के जुरिस्डिक्शन में जो भी कोर्ट आएगा वहाँ पे आपके ऊपर लीगल केस चलेगी, ऐसा बोला है। पर ये सिर्फ कंपनी आपके ऊपर कर सकती है ऐसा नहीं है, आप भी कंपनी के ऊपर कर सकते हैं अगर वहाँ का काम अच्छा नहीं होगा। पे तो एज प्रेशर लेवल पे ज़्यादा तरह करते हैं, पे तो कम रहेगा, पर उसका भी कुछ नहीं, क्योंकि आपने एग्री किया है, एक्नॉलेज करके एग्री करके ज्वाइन किया है, तो उसका भी कुछ नहीं। पर अगर वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, वर्कलोड होगा, या टॉर्चर कर रहे होंगे, तो आप कभी भी ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। और वैसे भी आपको बॉन्ड में नहीं रहना होगा तो भी आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर ही आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, आप भी एम्प्लॉयर के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। जो भी आपका डैमेजेस हो गया, फिजिकल मेंटल डैमेज हो गया होगा, जो फिजिकल डैमेज होगा, करियर का जो डैमेज हो गया, उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स किए जाते हैं प्रेशर लेवल पे, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में। तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, आप साइन करके ज्वाइन कर सकते हो, जब चाहे तब बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। अभी ये बॉन्ड 2 साल के लिए था, तो इसकी अमाउंट थी, वो थी 2 लाख रुपीज़। तो 2 साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 24 मंथ्स होते हैं। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 24, जो भी अमाउंट होगी वो आपके 1 महीने के अमाउंट होगी। अगर आपने 6 महीना काम किया तो उसमें उसमें से जो भी होगा 6 महीने का जो भी अमाउंट होगा पर एज पर मंथ का, तो उसमें से वो माइनस करना है। जो भी अमाउंट बचेगी वो आपकी बॉन्ड वैल्यू रहेगी, उस टाइम की करंट डेट के हिसाब से उस टाइम की वो बॉन्ड वैल्यू रहेगी। अगर आपने सपोज 1 साल के लिए काम किया तो आपका बॉन्ड तो 2 लाख का है, तो 1 साल काम किया उसके बाद आपने छोड़ा, तो अगर इनकेस ट्रेनिंग पे खर्चा हुआ होगा तो आपको कंपनी को पे बैक करना होगा, करना पड़ेगा। तो आपको पूरा 2 लाख नहीं पे करना है, आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज़ पे करना है। तो ऐसे जो बॉन्ड के वैल्यूज़ रहती है वो जो जितना भी पीरियड है उसके हिसाब से वो कम कम होती जाती है। जैसे जैसे पीरियड ख़त्म होने लगता है वो वैसे वैसे वो बॉन्ड की वैल्यू कम कम होती जाती है। तो याद रखना कि जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे और आप
अगर आप लायबल रहोगे पे करने के लिए, तो ये बात याद रखना कि आपने जितने भी बॉन्ड की पीरियड होगी उसमें से जितना भी परसेंट क्या 10% भी कंप्लीट किया है, तो उसके हिसाब से पैसा कम करके कंपनी से निगोशिएट करके कंपनी को बता देना क्लियर कि मैंने 1 साल का था तो उसमें से 6 महीने मैंने कंप्लीट किए, तो जो भी बॉन्ड की वैल्यू होगी वो आधी होगी, मैं आधा ही पे करूँगा, मैं आधे आधे अमाउंट के लिए लायबल हूँ। तो इस तरह निगोशिएट करके आप वो आधा अमाउंट पे करके इमीडिएटली रिलीज हो सकते हो। और आप पे करने के बाद कोई भी एम्प्लॉयर आपको जो भी आपका एक्सपेंस लेटर होगा, रिलीजिंग लेटर होगा, वो देने से ना नहीं बोल सकता है। अगर कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।